नमस्कार एमबीबीएस क्लास में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। इसके अंतर्गत प्रथम पत्र जो तुलनात्मक शासन और राजनीति विज्ञान, इसका चौथा अध्याय चल रहा है ब्रिटिश संविधान। और ब्रिटिश संविधान में अपन बहुत कुछ पढ़ा और संसद चल रहा था। संसद की अगर बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हमने सम्राट पढ़ा और लोकसभा भी पढ़ा। अभी हम बात कर रहे हैं इसके बाद जो उच्च सदन से बोलता है लोकसभा के बाद अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, लोक सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स या निचला सदन जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसकी संरचना पढ़ी और किस प्रकार जो यहाँ से निर्वाचित होते हैं और क्या सबसे संख्या है। इस प्रकार अपन सबसे पहले बात करते हैं लोक सदन। तो यहाँ के प्रक्रिया क्या है, जिस प्रकार भारत देश में लोकसभा के सदस्यों की जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने आते हैं, निर्वाचन पद्धति की समीक्षा करेंगे। किसकी करेंगे? निर्वाचन पद्धति की समीक्षा। निर्वाचन पद्धति की समीक्षा। किस प्रकार निर्वाचन, इन सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जो सदस्य उम्मीदवार आते हैं, जनता के प्रतिनिधि बनकर और जनता के हित में कार्य करने के लिए आते हैं। करते कितना है ये तो अलग बात है, लेकिन वहां के निर्वाचन पद्धति की अगर बात करें, वहां बहुमत तो इसको मिलता है, कोई निर्वाचित होता है। यहाँ फिर ये नहीं देखा जाता कि बहुमत में मतों की संख्या कितनी है, लेकिन उसको बहुमत अगर मिल गया है, सभी मतों को देखने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कई बार क्या होता है, इसमें कई अपवाद भी सामने आए हैं कि उदार दल, उदार दल और वहां दूसरा जो दल अगर बात करें मजदूर दल, यहाँ निर्वाचित सीधा तरीके से जो प्रत्यक्ष रूप से दल के जो सदस्य चुन के आते हैं, लेकिन उनमें बीच में ये अपवाद भी आया और इसलिए उन्होंने वहां के कई टिप्पणियां भी की गई इस प्रकार के हर दल को अपना प्राप्त होता है, उसके आधार पर ही उसको अपनी सत्ता बनाने की पड़ती है। लेकिन कहीं न कहीं जो है उदाहरण को दिए हैं, लगभग 1983 में ऐसा विवाद आया कि जो उदार दल है इसने कितने मत प्राप्त किए, सभी मतों में से जो मत प्राप्त हुए, प्रतिशत जो इसको प्राप्त हुआ, कितने फीसदी प्राप्त हुए, प्रतिशत प्राप्त हुए। तो 29% मत प्राप्त करने के बाद सदन में लगभग 200 स्थान प्राप्त कर लिए। कितने? 200 स्थान प्राप्त कर लिए। वहीं जो मजदूर दल है, ये उदार मजदूर दल, यानी मजदूर दल और उदार दल, ये जो मजदूर दल है इसको कितने प्राप्त हुए, 29% और सदन में 200 स्थान प्राप्त कर। वहीं उदार दल जो है इनको कितने प्राप्त हुए, 29%। मतों के जो प्रतिशत है दोनों का समान है। और वही मजदूर दल जिसने लगभग 200 स्थान प्राप्त कर लिए, लेकिन उदार दल 29% मत प्राप्त करने के बाद भी लोक सदन में केवल 5% तक भी स्थान नहीं प्राप्त कर पाए।
तो ये पद्धति कह रहे हैं दोषपूर्ण पद्धति जब बात करनी जा रही है कि बहुमत के द्वारा ही निर्वाचित किया जाएगा, तो यहाँ उदार दल के जो नेता है वो क्या कहते हैं कि ये डेविड कहते हैं कि दल के उदार दल के जो प्रमुख नेता है डेविड कहते हैं कि देश इस निर्वाचन पद्धति ने देश को धोखा दिया। ये एक उदाहरण नहीं है, एक उदाहरण 1974 का भी है कि दोनों का मत प्राप्त करने के बाद भी मजदूर दल ने कितने प्राप्त किए और दोनों का मतदान होने के बाद भी मजदूर दल को सीट कितनी प्राप्त हुई दिख नहीं रहा। निर्वाचन समीक्षा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ उन्होंने एक और बात बताया कि 1974 में उदार दल ने मजदूर दल से अधिक मत प्राप्त किए प्रतिशत में, फिर भी इसके बाद भी मजदूर दल ने 300 स्थान प्राप्त किए और लेकिन उदार दल ने कितने प्राप्त किए, लगभग 296 प्राप्त किए। इस प्रकार की उनका दोषपूर्ण पद्धति है और इसमें सुधार करने की अनुपातिक पद्धति निर्माण करने की आवश्यकता है, लेकिन अनुपातिक पद्धतियां आने वाले भविष्य में भी संभव नहीं है। तो ये लगभग उसकी समीक्षा है, इसके आधार पर लिखा जा सकता है कहीं कहीं इस प्रकार की दोष रोपण होता आ रहा है। अब आता है दूसरा कि लोग सदन के सदस्यों के जो वेतन है, वेतन भत्ते और कुछ अधिकार लोग सदन के सदस्यों का वेतन और भत्ते विशेषाधिकार सबसे पहला क्या है कि इनको वहां संसद में जिस प्रकार लोक सदन और लोकसभा के सदस्य का प्राप्त है और संसद उनके वेतन और भत्ते की व्यवस्था करता और विशेष अधिकार भी प्राप्त है। और सबसे पहले अगर बात करते हैं इनको भाषण की आजादी, वो अपनी विचारधारा के आधार पर भाषण देने का अधिकार रखते हैं। उन्हें लोग सदन में स्वतंत्रता है, वो किसी विषय पर वक्ता के रूप में वो भाषण दे सकते हैं। दूसरी अगर बात करें तो
दिन उगलता देखिए जाता पहले, और किसी भी तरह से इसी मामले में कालीजन से भीतर उसको पहले गिरफ्तार देखिए जब ये उसको विशेष अधिकार है। इसके साथ अगर उसको अधिवेशन से पूर्व उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और इसकी अगर उनको सम्राट से, मैंने आपको पहले बताया था, मिलना है, मिलने के लिए किसके माध्यम जाएंगे, सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से जाएंगे। अगर उनको स्पीकर से मिलना है तो वो सामूहिक रूप से जाएंगे, अन्यथा अकेले जिस प्रकार लोकसभा के सदस्य को व्यक्तिगत जा भी सकता है, लेकिन इसको लोकसभा के व्यक्तिगत को नहीं जा सकते, और सदन को नियंत्रित करने का भी इनको अधिकार प्राप्त है अपने सदन में। इस प्रकार इनको कुछ विशेष अधिकार और बातें जो संसद द्वारा पारित किया जाता है वो उनको मिलता है। ये कुछ सामान्य जानकारी थी। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे हम कार्यकाल की अगर बात करें कैसे निर्वाचित होता है। कार्यकाल जिस प्रकार भारत देश में 5 वर्ष है, ये कोई निश्चित नहीं है, लेकिन 5 वर्ष से ज्यादा वो शासन नहीं कर सकते, दोबारा चुनाव होंगे। अगर इस बीच में अगर सम्राट चाहता है परिस्थिति ऐसी हो जाए जैसे भारत देश में अगर परिस्थितियां सही ना हो तो उसमें राष्ट्रपति शासन लागू करके या दूसरे चुनाव भी घोषित कर सकता है। इस प्रकार वहां सम्राट के द्वारा और पहले 5 वर्ष से पहले भी किया जा सकता है। ये देखने बाद 5 वर्ष से अब हम बात करते हैं कि सदन के जो पदाधिकारी हैं वो किस प्रकार रहते हैं और उनको कौन चुनता है। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे सदन के अध्यक्ष स्पीकर। सदन की जो अधिवेशन इस प्रकार लोकसभा आरंभ हुई, और अब लोकसभा के लोक सदन अध्यक्ष, सबसे पहले आप इसकी समीक्षा की बात करें अध्यक्ष या स्पीकर जैसे बोलते हैं, ये तो कौशल हो अपने आप में और किसी भी दल से ना हो और निष्पक्ष रूप से भाव से निर्णय लेने वाला हो, उसमें इतनी क्षमता हो तो अध्यक्ष के पद पर उसको निर्वाचित किया जाता है। ऐसा नहीं हो कि इस प्रकार की पार्टी से अगर वो उस पार्टी का पक्ष ले और मान लो ये मजदूर से आया है तो मजदूर से का पक्ष लेना आराम कर देता है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी ऐतिहासिक भूमिका भी है, यानी लगभग 1300 चिन्हों के बीच में इसका ऐतिहासिक अपना महत्व है। 1300 चिन्हों से स्पीकर जो है पद चला आ रहा है और ब्रिटेन स्पीकर का ऐतिहासिक महत्व रहा है, राजतंत्र के समय में भी इसका महत्व रहा है। और थॉमस हंगरफोर्ड जो प्रथम स्पीकर की बात करें थॉमस हंगरफोर्ड रहे हैं स्पीकर। और इस प्रकार स्पीकर के जो है चुनाव अगर अध्यक्ष की प्रक्रिया इस प्रकार अध्यक्ष के चुनाव अगर बात करें
तो सम्राट ही औपचारिकता उसका ही दिया जाता है, लेकिन लोक सदन के अंदर इस व्यक्ति को उसमें दोनों दलों को सहानुभूति से सर्वसहमति से बोलते, इसलिए बोलते हैं सर्वसहमति से इस व्यक्ति को लोक सदन का स्पीकर या लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा का इसमें जो बनाते हैं काउंसिलर जो होता है, इसमें स्पीकर अध्यक्ष होता है, तो ऐसे व्यक्ति को दोनों मतलब वहां किसी भी पार्टी या इस प्रकार का भेदभाव भाव नहीं रखते हुए ऐसे व्यक्ति को वो स्पीकर के रूप में चुनते हैं, इसका निर्वाचन किया जाता है। लेकिन और अंतिम जो निर्णय होता है वो औपचारिक रूप से इसका होता है सम्राट का। सम्राट का जो है इसका निर्णय अंतिम होता है। इस प्रकार इस स्पीकर की जो है नियुक्ति की जाती है। अब बात करेंगे स्पीकर के जो कार्य हैं, शक्तियां हैं, इस प्रकार लोक सदन के स्पीकर है वो अपने कार्य करते हैं। लोक अध्यक्ष की शक्तियां और कि लोक सदन का जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष की जो सदन का अध्यक्ष उसकी क्या शक्तियां हैं और वो किस प्रकार काम करता है। सबसे पहले तो वो सभापति के रूप में लोकसभा को आरंभ करना है या किसी प्रकार चलाना, तो उसका अधिवेशन बुलाना और उसको पूरी व्यवस्था करना, ये लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर का ही काम है। जिस प्रकार वो लोकसभा के सभापति के रूप में तो जिस सदन का सभापति होता है तो सही रूप से कार्य संचालन कार्रवाई करने के लिए लोग की अधिवेशन बुलाकर उसको आरंभ करता है। तो इसका हम कह सकते हैं कि जो लोकसभा लोक सदन की शक्ति के रूप में वो कार्य करता है। अगला बात करें वाद विवाद। किसी भी सदन में लोक कार्य पर या किसी विषय के संबंध में वाद विवाद कराना है, चाहे सदन के मंत्रियों द्वारा वाद विवाद कराना है, तो उसकी जो पूरी व्यवस्था है, जो जिम्मेदारी किसकी है? अध्यक्ष की। अध्यक्ष ये देखता है उस वाद विवाद में किस किस व्यक्तियों को और किसको बुलाना है, तो ऐसे व्यक्तियों को वो बुलाता है जो अपने आप में होता है और जिस विषय पर है उस विषय की उसकी जानकारी है, तो ऐसे व्यक्तियों को बुलाकर वाद विवाद, ऐसा न हो ऐसे प्रकार से व्यक्तियों को बुलाए और उसमें वहां जाके वो और हंगामा करना शुरू कर दे। तो वाद विवाद की प्रक्रिया और वाद विवाद की प्रोसेस करने के लिए अध्यक्ष अपनी भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार अगर करते हैं तो वो वहां का संचालन सही रूप से चल पाता है। अब यहाँ हम बात करते हैं वाद विवाद सीमित करना। कई बार जब किसी विषय पर चर्चा चल रही होती है तो चर्चा को लेकर कई बार ऐसे जो है महत्वपूर्ण बिंदु पर चल रहे और कई बार आक्रोश में आकर मर्यादा को भी तोड़ देते हैं। इस प्रकार के वाद विवाद को लग रहा वाद विवाद चल रहा और वाद विवाद सीमा पार कर रहा है, उसको सीमित करना भी इस
स्पीकर का काम है। तो कई बार जिस प्रकार भारत देश में, लेकिन वहां स्पीकर को किसी प्रकार की घंटी या इस प्रकार का ऑर्डर करने के लिए कोई संसाधन की आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ती। और एक अच्छे वक्ता ने कहा है कि स्पीकर की जो वेशभूषा है, उस वेशभूषा की कटराहट से ही शांति हो जाती है, उसको खड़े होने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती कि वो समझ जाते हैं स्पीकर के द्वारा सामने करने वाले कि अब वो स्पीकर चाहता है कि सदन में व्यवस्था शांति हो। ये परंपरा बनी हुई है। अगर ऐसी परिस्थिति हो और वाद विवाद बढ़ जाए तो स्पीकर बोलने के जो दिन खड़े हो जाते हैं, तो वहां उसके सामने कोई भी व्यक्ति सामने खड़ा नहीं होगा, सभी लोग वहां जाके बैठ जाएंगे। यही परंपरा चल जाती है कि स्पीकर करता तो दूसरे स्पीकर इस प्रकार की कर लेता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन बाहर देश में ऐसा हो तो पता चले कि स्पीकर को भी जूते मार दिए। तो ये व्यवस्था बनाता है और इसी व्यवस्था में अनुशासन भी सदन में अनुशासन मर्यादित बना के रखना। ये अनुशासन बनाना है, किसी प्रकार का विवाद इस प्रकार की घटना ना हो तो अपने परिस्थिति के अनुसार चल रहा हो, और अगर इस प्रकार की घटना घटती है तो पूरी व्यवस्था करना। और बात किसी विषय पर अगर चर्चा चल रही है, सदन चल रहा है, सत्र चल रहा है, तो सत्र के अनुसार तो ये पूर्ण निर्णय लेना किस प्रकार सदन चले, इसी प्रकार की सदन की जो व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार का रुकावट नहीं है। अगर आगे हम बात करते हैं क्योंकि सदन में अनुशासन बनाने का अधिकार सदन को ही है, क्योंकि अध्यक्ष जब खड़ा हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति उसमें बैठ नहीं सकता। नियमों की व्यवस्था करना, सदन को चलाने के लिए भी, आज घर को चलाने के भी अपने एक नियम होते हैं और सदन को चलाने के भी नियमों की व्याख्या करता और नियम बनाता किस प्रकार सुव्यवस्था की जाए, जिससे कि स्पीकर इस प्रकार जो कार्य करें और ऐसे व्याख्या करें, इस प्रकार के निर्णय लें, तो उस पर भी कई बार एक लॉ भी कर देते हैं। जिस प्रकार स्पीकर को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है तो स्पीकर को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है, उसको उस प्रकार का दंड का अधिकार नहीं रहता। तो ये व्याख्या इकोनॉमिक से आती है। तो ये नियमों की व्याख्या करना और वित्त विधेयक में भी चर्चा करना, विधेयकों नवीन विधेयक पर भी अपनी चर्चा करना, विचार रखना। इस प्रकार वाद विवाद चलता है तो उसकी व्यवस्था करना भी स्पीकर का काम है। और वित्त विधेयक का जो यानी वित्त विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार जो है केवल उसको ही है। अगले अगर बात करते हैं मत देने का निर्णायक मत देने का अधिकार है कि दोनों सदन बराबर लोकसभा और सदन में स्पीकर अगर लोकसभा में इस प्रकार मत की व्यवस्था वाला मत दोनों बराबर अगर आ जाए, ट्राई हो जाए, तो वहां निर्णायक को मत देने का अधिकार किसको है? स्पीकर को मत देने का अधिकार है। और ऐसे समितियां बनाना, इस प्रकार समितियों का गठन करना, समितियों का गठन करना या करने का अधिकार। कोई भी काम अगर इसको सही रूप से चलाना या अध्यक्ष समितियां बनाना है, किसी प्रकार के सदन को सही रूप से चलाने उनको अध्यक्ष नियुक्त
बुलाना, वहाँ पे कार्यवाही करवाना, तो ये जो अधिकार है सदन के अध्यक्ष के पास रहता है। तो इस प्रकार ये इसकी शक्तियां हैं जिससे कि सदन आसानी से चल पाए। और सदन का मुख्य वक्ता है, सदन में पूर्ण रूप से रहना है और उत्तराधिकार है और किस बात पे बोलना है, ये वक्ता के रूप में जिस प्रकार के प्रोग्राम में वक्ता अपन मुख्य वक्ता ये, तो सदन का पूरा मुख्य वक्ता है वो जो है सदन का मुख्य वक्ता के रूप में वो कार्य करते हैं, जिससे कि उसको सदन का सही रूप से कार्य किया जा सकता है। ये इसकी लोक सदन के अध्यक्ष की शक्तियां हैं जिससे